अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एम्फीबियंस के अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर वोकलाइजेशन को, पेरेंटल केयर और मेटामॉर्फोसिस को। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन में अगर सबसे पहले हम देखें तो एम्फीबियंस जो हैं वो डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो है वो सेक्सेस सेपरेट हैं, और जो गोनेड्स की लोकेशन है ओवरीज और टेस्टिस वो डोर्सल बॉडी वाल के पास जो है वो प्रेजेंट है। मतलब डोर्सल हम बोलते हैं ऊपर वाली साइड को, तो डोर्सल बॉडी वाल के पास ही ओवरीज और गोनेड्स जो है वो जो टेस्टिस है हमें नजर आएंगे। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, और क्योंकि जो डेवलपिंग एग है उसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इस वजह से मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर ही जो है वो फर्टिलाइजेशन और आगे जो फर्दर डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। अब इस चीज़ के लिए कुछ एन्यूरन्स जो हैं वो नेस्ट भी बिल्ड करते हैं, लेकिन नेस्ट जो है वो इस तरह की जगह पे बिल्ड करेंगे जहाँ पे जो है वो फ्लडिंग होती रहती है, ताकि नेस्ट जो है वो वेट रहें। या दूसरे केस में जो लावर स्टेजेस है वो एग मेम्ब्रेन के अंदर भी पास कर सकती हैं, ठीक है। या तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एन्यूरन्स जो है वो अपने एग्स जो है वो फॉर्म के अंदर ले करें। अब फॉर्म हमें पता, आपने देखा होगा सी के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की काफ़ी ज़्यादा डेपोजिशन से जो है वो हमें काफ़ी इस तरह का जाग सी नज़र आती है, उसको हम फॉर्म बोलते हैं। तो एन्यूरन्स जो है वो अपने एग्स को फॉर्म के अंदर भी ले कर सकते हैं ताकि वो ह्यूमिड रहें। नेक्स्ट अगर हम सैलेमंडर्स के केस को डिस्कस करें तो सैलेमंडर्स के सिर्फ और सिर्फ 10% इस तरह के जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और 90% सैलेमंडर्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि मेल जो है वो स्पर्मेटोफोर रिलीज करता है जो कि पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स है हमारे पास, और फीमेल ऑफ कोर्स इन स्पर्म्स को जो है वो अपने क्लोएका के थ्रू जो है वो पिक कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, हालांकि मेटिंग नहीं होती इनके अंदर भी। और जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं ह्यूमिड एरियाज के अंदर, या फिर फीमेल की बॉडी के अंदर ही ओविडक्ट के अंदर भी इनकी डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। आगे ये स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम ऑर्डर जो है वो सिसेलियंस का उसके अंदर देखें तो सारे के सारे सिसेलियंस के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और आगे 75% के अंदर जो है वो डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होगी, और बाकी जो रिमेनिंग 25 है उनमें ऑफकोर्स जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर इनकी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम एम्फीबियन के लावा की या इमेच्योर स्टेज की बात करें तो उसको हम नाम देते हैं टैडपोल का, ठीक है। और ये अडल्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका एक तो रेस्पिरेशन का मोड डिफरेंट होता है कि इसने गिल्स के थ्रू रेस्पायर करना होता है, इसकी लोकोमोशन डिफरेंट होती है, और ऑफ कोर्स इसकी डाइट भी डिफरेंस होती है। और ये डिफरेंसेस इस वजह से हैं क्योंकि अभी इसकी मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई, और डिफरेंसेस होने की बेसिक वजह ये है ताकि अडल्ट स्टेजेस और इमेच्योर स्टेजेस के दरमियान कंपटीशन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कोर्टशिप बिहेवियर। तो रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइम पे होती है, ये बोथ फैक्टर्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर जो कि ज़्यादातर हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आ जाता है टेम्परेचर होगी, ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल हो गया, ठीक है। और जैसे कि अगर हम देखें तो टेम्परेट एरियाज, मतलब इस तरह के एरियाज जिनमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, मोतदल होता है। तो टेम्परेट एरियाज में जो टेम्परेचर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है जो कि ब्रीडिंग का टाइम जो है वो डिसाइड करेगा, और इसलिए ब्रीडिंग जो है वो हमारे पास ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन के अंदर होती है। अगर हम ट्रॉपिकल एरिया में देखें, मतलब इस तरह का एरिया जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो ब्रीडिंग जो है वो रेनी सीजन के साथ होती है, मतलब जब रेनी सीजन आएगा तभी ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्टशिप बिहेवियर को। अब कोर्टशिप बिहेवियर हम इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं जो कि एक फीमेल जो है मोस्टली जो है वो मेल ऑफ कोर्स प्रोड्यूस करता है ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके, और फीमेल जो है वो मेल को सेलेक्ट करती है बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। मतलब जिस तरह का कोर्टशिप बिहेवियर एक मेल परफॉर्म करेगा उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे फीमेल जो है वो अपने मेट को या मेल को जो है वो सिलेक्ट करती है। अब कोर्टशिप बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि एक तो वो ब्रीडिंग साइट्स को लोकेट कर सके, ठीक है, और दूसरा जो है वो पोटेंशियल मेट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें सैलेमंडर्स को, तो सैलेमंडर जो है वो अपनी ऑल्फैक्टरी क्यूज या ऑल्फैक्टरी सेंसेस और विजुअल क्यूज पे जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है, कोर्टशिप में भी और मेटिंग के अंदर भी। लेकिन अगर बाकी हम देखें एन्यूरन्स के अंदर, तो एन्यूरन्स में हमारे पास मेल वोकलाइजेशन और टैक्टाइल क्यूज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्फीबियंस में क्या है कि ज़्यादातर जो है वो काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो है वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठी होती हैं, कॉन्ग्रीगेट करती हैं,
और बाद में जो है हर स्पीशीज़ जो है वो अपना एक स्पेसिफिक कोर्टशिप बिहेवियर शो करती है और अपनी ही स्पीशीज़ को जो है वो दूसरे मेंबर को जो है वो उसको अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे अगर हम एन्यूरॉन्स के अंदर देखें तो एन्यूरॉन्स में जैसे हम देख रहे हैं सबसे पहले मेल वोकलाइजेशन होगी, ठीक है। मेल वोकलाइजेशन क्या करेगी कि फीमेल को जो है वो अट्रैक्ट करेगी, फीमेल को रेडी करेगी और फीमेल को बताएगी कि मेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आगे जब वोकलाइजेशन हो जाएगी, वोकलाइजेशन के बाद अब जो फीमेल है आगे जो है वो अट्रैक्शन उसने शो किया, तो बाद में क्या होगा, जो टेक्टाइल क्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो टेक्टाइल क्यूज़ में क्या होगा कि मेल जो है वो फीमेल को जो है वो ग्रास्प करेगा और इसकी जो फॉलिम्स है वो फीमेल के अराउंड जो है वो उनको जो है वो ट्विस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो इस लोकेशन में आ जाएंगे कि जो मेल है वो डोर्सल होगा और फीमेल जो है वो उसके सामने जो है वो प्रेजेंट होगी। तो इस लोकेशन को जो है हम नाम देते हैं या इस पोजीशनिंग को हम नाम देते हैं एम्प्लेक्सिस का। और ये जो एम्प्लेक्सिस है ये 1 से 24 आवर्स के तक जो है वो रह सकती है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि मेल जो है वो अपने स्पर्मेटोफोर्स को रिलीज़ करेगा और फीमेल जो है वो एग्स को रिलीज़ करेगी, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन तो है, ऑफ कोर्स वो एक्सटर्नल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी असल में ये मेटिंग नहीं हो रही, इसको हम मेटिंग का नाम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दोनों जो है वो मेल और फीमेल जो है वो स्पर्म्स और एग्स जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। आगे हम सिसेलियंस के अंदर देखें तो सिसेलियन में बहुत थोड़ा ही हमें पता है इनकी ब्रीडिंग के बारे में कि ब्रीडिंग इनमें किस तरह की होती है। तो सिसेलियन में कुछ मेल्स के पास क्या होता है, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन मतलब स्पर्म ट्रांसफरिंग ऑर्गन है, जो कि असल में कोलेकल वाल की ही जो है वो मॉडिफिकेशन है। तो भाई ऑफ कोर्स अब इनके पास अगर इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोकलाइजेशन को। तो वोकलाइजेशन जो है वो असल में कोज हैं जो कि मेल भी प्रोड्यूस कर सकता है और फीमेल भी। यह एन्यूरन्स में भी होती है और बहुत थोड़े सैलमेंडर्स इस तरह के जो कि जिनके अंदर वोकलाइजेशन होती है, ठीक है। अब ये कोर्टशिप काज या कोर्टशिप बिहेवियर के दौरान इन कॉल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और ये कॉल्स एडवर्टीजमेंट कॉल्स भी हो सकती हैं, रेसिप्रोकेशन कॉल्स भी और रिलीज कॉल्स भी। अब एडवर्टीजमेंट कॉल जो है ये मेल प्रोड्यूस करता है ताकि ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सके और बाकी मेल्स को ये बता सके कि गिवन जो एरिया या गिवन जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया है, ठीक है। और ये जो एडवर्टीजमेंट कॉल है ये फीमेल के अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो है वो चेंजेस भी इंड्यूस करती है ताकि वो भी ब्रीडिंग के लिए जो है वो रेडी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकेशन कॉल जो कि एक फीमेल प्रोड्यूस करेगी ये बताने के लिए कि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी है। नेक्स्ट थर्ड कॉल है रिलीज कॉल। रिलीज कॉल जो है एक मेल प्रोड्यूस कर सकता है। मेल इस सिचुएशन में प्रोड्यूस करेगा जबकि कोई दूसरा मेल जो है वो उसको मिस्टेकनली फीमेल के तौर पे आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है। या फिर रिलीज कॉल जो है वो फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकती है और फीमेल इस सूरत में प्रोड्यूस करेगी जबकि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है और दूसरे मेल ने एम्प्लेक्सिस अटेम्प्ट कर ली है। तो एम्प्लेक्सिस के दौरान जो है वो फीमेल रिलीज कॉल प्रोड्यूस करेगी कि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है। अब ये होगी 3 कॉल जो कि हमारे पास रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थी। फोर्थ कॉल हमारे पास है डिस्ट्रेस कॉल। अब डिस्ट्रेस कॉल जो है वो कोई भी मेल या ऑफ कोर्स या फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है और डिस्ट्रेस कॉल का पर्पज़ ये होता है कि जो प्रीडेटर है मतलब जो भी कोई थ्रेट है वो जो है इनसे काफ़ी हद तक जो है वो पीछे हो जाए। मतलब कि डिस्ट्रेस कॉल तभी प्रोड्यूस होंगी जबकि मेल या फीमेल कोई भी जो है वो डेंजर के अंदर होंगे। और ये डिस्ट्रेस कॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है, इतनी लाउड कि प्रीडेटर जो है वो फ्रॉग को छोड़ के जो है वो रन भी कर सकता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है अमेरिकन जंगल फ्रॉग की जो कि हमारे पास है लेप्टोडिक्टाइलस पेंटाडिक्टाइलस। इसकी डिस्ट्रेस कॉल जो है वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है जितनी कि एक कैट की जो है वो डिस्ट्रेस के अंदर कॉल लाउड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंड प्रोडक्शन अपरेटर्स को। तो साउंड प्रोडक्शन अपरेटर्स जो फ्रॉग का ज़्यादातर लिरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स पे ही कंसिस्ट होता है और ज़्यादातर फ्रॉग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स को अगर देखें बल्कि वोकल सैक्स जो है वो हमारे पास एक डायवर्टिक्यूलम के तौर पे जो है वो बनते हैं बक्कल कैविटी की, ठीक है। मतलब बक्कल कैविटी से ही या फिर जो माउथ कैविटी है माउथ कैविटी से इस तरह जो है वो सैक-लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो एयर जो है वो लंग्स से फोर्स की जाएगी वोकल कॉर्ड्स पे जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करेंगे और आगे हमारे पास जो वोकल सैक्स हैं वो हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पे एक्ट करेंगे ताकि वो साउंड के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। इसको हम मज़ीद डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि ये हमारे पास है माउथ कैविटी या दूसरे लफ्ज़ों में वोकल कैविटी और ये हमारे पास जो वोकल सैक्स हैं
ये माउथ कैविटी या बकल कैविटी के डायवर्टिक्यूलम के तौर पे जो है वो इनकी फॉर्मेशन हुई है। ये हमारे पास है लेरिंग्स, और यही लेरिंग्स की जो है वो साइड्स पे बुक्कल कॉर्ड्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो जब आगे जो है वो जो फ्रॉग है उसने कोई भी साउंड प्रोड्यूस करनी है तो क्या होगा, लंग से जो है वो एयर को फोर्स किया जाएगा वोकल कॉर्ड्स पे, और आगे जो लेरिंग्स के साथ जितने भी कार्टिलेजेस अटैच हैं वो इन कॉर्ड्स को जो है वो फोर्स करेंगे कि ये वाइब्रेट करें, और आगे लेरिंग्स के ही जो मसल्स हैं वही आगे इनकी जो टेंशन है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो होगी साउंड की प्रोडक्शन। अब वोकल सैक्स का यहाँ पे ये फंक्शन है कि ये साउंड के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पे एक्ट करते हैं हमारे पास। आगे हम देखते हैं वोकलाइजेशन की अहमियत। तो वोकलाइजेशन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ऐसे एम्फीबियंस के लिए जो कि वाइडली डिस्टर्बर्स एरियाज को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर जगहों पर रहते हैं। तो इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स वोकलाइजेशन होनी चाहिए ताकि जो मेल है वो फीमेल को रिकॉग्नाइज कर सके और मेल जो है वो फीमेल को फाइंड कर सके। ठीक है, और इसके अलावा जो स्पीशीज़ के दरमियान जो लड़ाइयाँ हैं जहाँ काउस हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर में ऑफ कोर्स अगर तो पेरेंटल केयर होनी है तो ज़्यादातर यहाँ पे एम्फीबियंस के अंदर जो है वो एग क्लच को जो है वो अटेंड करना जो है वो पेरेंटल केयर का मोस्ट कॉमन मेथड है। अब मैटरनल केयर जो है वो ऐसी स्पीशीज़ में होगी जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, क्योंकि इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है, और पैटर्नल केयर ऑफ कोर्स ऐसे स्पीशीज़ में होगी ज़्यादातर जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। तो जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे जो है वो पैटर्नल केयर कुछ इस तरह से हो सकती है कि एक तो एरेशन ऑफ एक्वेटिक एग्स हो सकती है, इसके अलावा मॉइस्टनिंग ऑफ टेरिस्ट्रियल एग्स, प्रोटेक्शन ऑफ एग फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड रिमूवल ऑफ डेड एंड इन्फेक्टेड एग्स। इसके अलावा एग्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जबकि डेवलपमेंट जो है वो लैंड के ऊपर हो रही हो। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स है जो कि एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक तो जीनस पाइपा की एग्जांपल और दूसरे जीनस रिबोट्रैकस की। अब जीनस पाइपा क्या करता है, ये अपनी बैक के ऊपर जो है वो एग्स को कैरी करता है, और दूसरा जीनस रिबोट्रैकस के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो एग को जो है वो अपने माउथ में लेंगे, माउथ से जो है वो एग आगे स्टमक में जाएगा। तो डेवलपमेंट जो है इनके एग की वो स्टमक के अंदर होती है, और बाद में जो है वो जो यंग इमेच्योर लावा जो होता है या इमेच्योर जो अडल्ट लाइक बॉडी होती है वो आगे जो है वो माउथ के थ्रू ही जो है वो बाहर इमर्ज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस। तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ कोर्स एक सीरीज है स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस की जो कि एक लावा को अडल्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं। अब मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल कौन करता है, न्यूरो सेक्रीशंस जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगी, और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की जो सेक्रीशंस ये दोनों जो हार्मोन्स हैं यही कंट्रोल करेंगे मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को। तो मेटामॉर्फोसिस में अगर हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को देखें तो एक तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी, गिल्स जो है वो लॉस्ट होंगे, और इसके अलावा कॉर्डल फिन भी जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। अगर ये तो हमने देख ली तकरीबन सैलमंडर्स के अंदर। अगर हम एन्यूरेंस की बात करें तो एन्यूरेंस के अंदर जो है वो टेल रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, मतलब टेल जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, और लिम्स जो है वो भी फंक्शनल होंगी, मतलब वो डेवलप होंगी पहले फिर इसके बाद फंक्शनल, और लंग्स जो है वो डेवलप होंगे, और इसके अलावा हेड के अंदर चेंजेस हमें नज़र आएंगे, और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भी चेंजेस होंगी, क्योंकि जो इनका जो इमेच्योर स्टेज थी जो लावा था उसका जो फीडिंग हैबिट था वो कुछ और था, अडल्ट का फीडिंग हैबिट कुछ और है। तो इस वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक में भी चेंजेस होंगी, और इसके अलावा स्किन भी इनकी थिक हो जाएगी, क्योंकि लार्वा तो रह गया ना एक्वेटिक, लेकिन अडल्ट जो ज़्यादातर एनिमल्स है वो तो टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। तो इस वजह से स्किन का थिक होना भी ज़रूरी है ताकि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट ना हो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। अब कुछ सैलमेंडर्स हमारे पास इस तरह के हैं जो कि पेडोमॉर्फोसिस शो करते हैं। पेडोमॉर्फोसिस मतलब कि वो इमेच्योर स्टेजेस में ही सेक्सुअली जो है वो मेच्योर हो जाते हैं। अब पेडोमॉर्फोसिस की जो है वो रीजंस हो सकती हैं, उसकी रीजंस दो हो सकती हैं, या तो इस तरह से हो सकता है कि जो हमारे पास लावा है उसके सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थायराइड सेक्रीशंस पे भी और न्यूरो सेक्रीशंस पे भी, मतलब हार्मोन्स का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे सेल्स। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसका जो थायराइड ग्लैंड है और इसका जो हाइपोथैलेमस है उनसे ही जो है वो सेक्रीशन या हार्मोन्स की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से पेडोमॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।